हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम संधि पढ़ रहे हैं और पीछे की जो क्लासे थी उसके अंदर हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में अच्छे से देख लिया है। आज इस क्लास के अंदर हम विसर्ग संधि के बारे में देखेंगे। स्वर संधि थी, उसके 5 प्रकार यानी 5 उपभेद किए गए थे, वो हमने अच्छे से देखा। और फिर व्यंजन संधि, उसके कुछ नियम थे, उन नियमों के बारे में देखा। और विसर्ग संधि में भी कुछ नियम दे रखे, प्रकार नहीं है, सिर्फ स्वर संधि के उसी के उपभेद यानी प्रकार किए गए। बाकी हमारे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि उसके कोई प्रकार नहीं होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे जो हमारे हिंदी से संबंधित हो। पीछे की जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, काफी हद तक हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो वो सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, उसमें आप जाकर उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। आप वीडियो को देखते हो पर लाइक कम करते हो, इसलिए लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, तो लाइक आप जरूर करें। अभी लाइक कर दीजिए आप। बात करते हैं हम विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि है, विसर्ग हमने देखा है कि इसका ये निशान इस प्रकार का होता है, ये विसर्ग का निशान है, ठीक है। तो संधि है वो इसके अंदर जिस प्रकार हमने स्वर संधि को पढ़ा, तो स्वर संधि में क्या है कि जो ये प्लस का जो निशान होता था, इसके इधर और भी स्वर थे और इधर भी स्वर थे, यानी का मतलब इधर भी स्वर आ रहे थे और इधर भी स्वर आएंगे। और व्यंजन संधि में क्या हो रहा था, व्यंजन संधि में इधर व्यंजन आ रहा था और इधर स्वर आ रहा था, या फिर इधर भी व्यंजन आ रहा था और इधर क्या है, व्यंजन आ रहा था। एक नेम था कि इधर हमारे स्वर आ जाए और इधर फिर व्यंजन आ जाए। इन 3 कंडीशनों पे वो काम करती थी। स्वरों में तो सिर्फ दोनों और स्वर ही आ रहे थे, व्यंजनों में ये 3 कंडीशन हमारी बन रही थी। और विसर्ग में क्या होगा, विसर्ग में हमारे एक और जैसे शुरुआत हम करेंगे तो ये प्लस का जो निशान होगा, एक बार इसको इरेज करते हैं। ये विसर्ग के अंदर क्या होगा कि जो ये प्लस का निशान है, इस प्लस के एक साइड में इधर है विसर्ग आएगा। अब इधर व्यंजन स्वर जो भी है वो आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है। समझ में आ गया। तो इधर है वो कंडीशन ये रहेगी कि विसर्ग आएगा। अब ये विसर्ग है वो 3 कंडीशनों में काम करेगा, 3 कंडीशनों में काम करेगा। 3 कंडीशनों की बात करें तो इसको मैंने लिखा है ओरस की संधि, आपको गाइडों में कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेगी। दूसरी बात, गाइडों में इस प्रकार उसकी लैंग्वेज लिखी हुई होती है तो आप उसको समझ नहीं पाते हो, इस प्रकार के उसमें प्रकार बनाए हुए होते तो उसको आप समझ नहीं पाते हो। तो हमारे को सिर्फ अच्छे से इसको समझना है। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हमारे, जैसे मान लिया क, ख, ग और घ, या फिर हम अबसद बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो दिया हुआ होता है, तो इसके अंदर जो यहाँ पर वो जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को अच्छे से पकड़कर उसके अंदर कौन सी संधि है वो हम अच्छे से करके आ जाएं। और यहाँ पर हमारे को ब जो भी होगा वो हम अगर जैसे मान लिया इसमें ख होगा तो ये भर के आ जाएं। बस इतना सा हमारा उद्देश्य है और वो हमारा काम कंप्लीट हो जाए, अच्छे से हम समझ पाए। बाकी आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि आप किसी के यूट्यूब से पढ़ के आए हो या आप किसी की गाइड से पढ़ के आए हो या किसी के नोट से पढ़ के आए हो। बस हमारा का जो ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है वो सही हो जाना चाहिए। मेन मकसद अभी क्या है, हाँ मानते हैं कि बाद में हमारे को जैसे नौकरी लग गए, विद्वान बनना वो अलग बात है। हमारा जो अभी का जो टारगेट है, अभी का टारगेट है कि हमारे को एक नौकरी लेनी है। और नौकरी लेने के लिए हमारे को क्या करना है कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है। कुछ जैसे लड़के बोलते कमेंट में कि जैसे मान लिया कि शॉर्ट में है, क्या इनमें से हो जाएगा कि वो हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है, या इस प्रकार हम पढ़ के जाएंगे तो हमारा लक्ष्य वो पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए बात करते हैं इसको ओरस की संधि। मैंने यहाँ पर लिखा, कहीं भी गाइडों में नहीं लिखा है कि ओरस की संधि ये, ठीक है। तो इसको ओरस की संधि क्यों बोला जाता है कि एक तो ओ की संधि है, एक रे की संधि है और एक स की संधि है। ओ है वो स्वर है, इसलिए यहाँ पर हलंत नहीं है, वो क्या स्वर है। और रे और स उन दोनों की क्या है, स्वर है। अब इस स की बात करें तो इस स के अंदर जो तीनों ही स है, तालव्य स है, मूर्धन्य स है और दंत्य स है, तीनों ही स है वो इसके अंदर है अकेले में, ठीक है। तो इसको मैंने नाम बना दिया ओरस की संधि। समझ में आ गया। अब इसको देखेंगे कि ओरस की संधि है क्या, कैसे काम करेगी ये।
पहली जब हम बात करें तो देखिए ओ की संधि, ओ कब आएगा, कैसे बनेगा, तो हमने पढ़ा है पीछे भी, क्योंकि जो सवर् संधि के अंदर ए आ जो चल रहे थे, तो इसी के अंदर ए और आ आएगा। सवर में भी क्या हो रहा था, ए और आ रहा था, ए और आ रहा था, और इधर भी ए और आ रहा था, और हम क्या बना रहे थे, आ बना रहे थे, बना रहे थे, बड़ा कर रहे थे। दीर्घ सवर संधि की बात करें, दूसरे संधियों में और काम अलग अलग हो रहे थे, पर यहां पर ए और आ तो आएगा, पर उस ए और आ के विसर्ग लगा हुआ होगा, ए और आ के विसर्ग लगा हुआ होगा, और उसके बाद में जो प्लस का निशान होगा उसके बाद में कोई घोष ध्वनि आएगी, और घोष ध्वनि मैंने आपको अच्छे से पीछे बता दिया है कि भाई घोष ध्वनि, एक बार इरेज करके आपको यहां पर और एक बार बता दूं कि घोष ध्वनियां क्या होती है। ठीक है, मैंने अघोष, घोष, सघोष ये बता दिया है। वैसे मेरे वर्णमाला की एक क्लास है, हमारे इसी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे नहीं रखा है, बाकी वर्णमाला की क्लास मेरे यूट्यूब पे, उस पे मैंने अच्छे से समझाया, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। बाकी नॉर्मल में यह बता देता हूँ कि जो वर्गीय ध्वनियां होती है, यानी वर्गीय ध्वनिया का मतलब होता है क, ख, ग, घ और अंग, ये वर्गीय ध्वनियां। इन वर्गीय ध्वनियों के अंदर 5 चलेंगे, एक तो क वाली लाइन आ गई, एक च वाली होगी, इसमें भी 5 होंगे, फिर हमारा ट वाली आ जाएंगी, फिर हमारा त वाली आ जाएगी, और फिर हमारा प वाली आ जाएगी। तो ये 5 है, जैसे च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ भ म। तो इसके अंदर ये जो 3 है लास्ट वाले, यानी ग से घ वो अंग है, इसमें भी ये आंस वाले 3 है। ये जो पीछे वाले जो 3 है, वो 3 है, वो क्या है, घोष है, वो घोष वर्ण है। उसके बाद में इसके अंदर समस्त स्वर आ जाएंगे, समस्त स्वर ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ वो आ जाएंगे। उसके बाद में हमारा इसके अंदर ये रे ले व और है आ जाएगा, ये रे ये हो जाएगा, ये रे ले व और है, यानी ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, तो ही आपको अच्छे से संधि समझ में आएगी। अब यहाँ पर नाम आ जाए घोष ध्वनि, और चारों ओर घूमते रहो आपकी घोष ध्वनि, घोष ध्वनि, घोष ध्वनि होती क्या है, तो ये रे लव और है हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया, एक तो 3 वो वर्ण हो जाएंगे जो वर्गीय ध्वनियों के लास्ट वाले हैं, इसमें 5 होते हैं तो इसमें 3 वाले हो जाएंगे, ये रे लव हो जाएगा, है हो जाएगा, समस्त स्वर हो जाएंगे। अब मैं इरेज करता हूं और आपको बताता हूं कि ये कैसे हुआ। अब देखिए हमारे यहाँ पर आ रहा है कि घोष ध्वनि, और फिर उसका हमारे को ओ बना देना, उसका हमारे को क्या बना देना, ओ बना देना। अब भी देखो उदाहरण से हम समझे कि ये किस प्रकार बना, तो यहाँ आया तप है, और यहाँ पर आया वन, तप है की ध्वनि आ रही है इसके अंदर। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा तप, इसके लगाया हमने हलंत, ठीक है, तो इस तप में से हमारे बाहर क्या निकला है, ए निकला है, और ए के हमारे को विसर्ग लगाना है, ए के विसर्ग लगा हुआ है। अब यहाँ आगे हम बात करें तो ये हो गया हमारा वह, और यहाँ पर इसको अलग अलग कर लिए हमने, टुकड़े कर लिए। अब संधि की बात करें तो हमारी संधि यहाँ पर हो रही है, संधि हमारी यहाँ पर हो रही है, हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसका हमारे को क्या करना था कि जब ए, ये रहा नेम यहाँ पर कि ए या आ के बाद में कोई घोष ध्वनि आए, तो ये तो ए हो गया और इसके विसर्ग लगा हुआ है। अब इसके बाद में घोष ध्वनि की बात करें तो वह आया है, तो घोष ध्वनि में वर्गीय ध्वनियों के 3, 4 और 5 वो वर्ण आ रहे थे, ये रेलवा आ रहे थे, समस्त स्वर आ रहे, तो यहाँ पर वह आया, तो वह एक घोष ध्वनि हो गई। तो इस कंडीशन में हमारे को बना देना क्या है, ओ बना देना। इस कंडीशन में हमारे को क्या बनाना है, ओ बना देना। तो हमने ओ बना लिया। अब ओ बनाएंगे तो हम इधर को इस ओ को यहां ले जाएंगे, तो इस तप के हलंत लगा हुआ है तो इसमें ओ की मात्रा जाएगी, तो ये तो हो जाएगा तपो, ये हो गया तपो। अब पीछे हमारा बचा क्या है, वन बचा है, तो ये वन हमने लगा दिया, ये तपोवन शब्द बना, तपोवन शब्द बना। आया समझ में अच्छे से। आगे की बात करें तो आगे वाले उदाहरण, जैसे ये तो वही वाला है, जैसे इसमें वह आ गया, ए के बाद में वह आ गया, तो ये घोष ध्वनि, ये सरोवर हो गया। अब देखो त थ द ध, एक मिनट थोड़ा इरेज करता हूं मैं। अब देखिए यहां पर आया ध, ध या धा जो भी है। अब इसके अंदर हमारे को देखना है कि जो घोष ध्वनि की बात हो रही है, यहां पर तो ए के बाद में विसर्ग आ गया, भाई पूरा है तो ए के बाद में विसर्ग आ गया, पर ये ध है तो हमने देखा त थ द ध और न, तो ये वर्गीय ध्वनियां है।
5 25 होती है वर्गीय ध्वनियां, एक तो क वर्ग वाला हो गया, एक च वर्ग वाला, एक त वर्ग वाला, एक त वर्ग वाला और प वर्ग वाला। तो इसके अंदर देखो तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारे घोष व्यंजन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ध वो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसलिए ध आ गया, तो ये पुरोधा हो गया। हित की बात करें तो है आ गया, तो ये तिरधन हित तिरोहित हो गया। स धन अहम तो सोहम हो गया, यानी इसकी संधि जो आगे वाला यही हो रही है। मन धन अभिलाषा तो मनोभिलाषा हो गया। तो ये देखिए इसमें सारे में क्या है, मैंने बता दिया कि अ और आ विसर्ग लगे हुए हैं इनके, और आ इनके विसर्ग लगे हुए हैं, और उसके बाद में हमारे को क्या करना है, इसके बाद में हमारी घोष ध्वनि आ जाए। तो ये घोष ध्वनियां मैंने बता दी है, तो आपको देखना है कि किस प्रकार आए। अब देखो दिक्कत कहां होती है, दिक्कत होती है हमारी कि मैंने आपको पीछे है वो एक संधि पढ़ाई थी सवर संधि के अंदर, सवर संधि के अंदर एक संधि बताई थी आपको। अब संधि बताई थी तो उस संधि में क्या हो रहा था, उस संधि के अंदर हमारी गुण सवर संधि थी, गुण सवर संधि। तो मैंने आपको बताया था कि बीच में जहां ओ की मात्रा हो उसमें आपको क्या कर देना है, गुण सवर संधि कर देना है, बताया था मैंने ऐसे नहीं। पर अब क्या होगा, यहां दिक्कत आ जाती है कि इसके हिसाब से इसके अंदर आप गुण कर दो। तो देखिए तफ धन वन, अब इसको आप देखोगे तो ये हमारे उसकी बात करें गुण सवर संधि की, तो उसके अंदर और इसके अंदर जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत बता रहा हूं आपको कि अब कंफ्यूजन तो होगा कि भाई जब आपको संधि ऐसे से समझ में नहीं आएगी तो यहाँ पर तो ओ हो रहा है या ओ हो रहा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर ए की मात्रा आ जाए और ओ की मात्रा बीच में आ जाए तो बिना देखे ही आप उसके अंदर क्या कर देते हो, गुण सवर संधि कर देते हो। परंतु मैंने ये भी एक शर्त रखी थी कि वो 99% काम करता है, 1% नहीं करता है, और वो 1% नहीं करता है उसकी वजह ये है कि अब इसके आप टुकड़े करोगे। अब टुकड़े हमने किए तो अब टुकड़े तो ऐसे होंगे भाई, तपोवन के तप धन वन। अब इसके अंदर गुण सवर संधि में और इसमें फर्क क्या हो जाएगा कि इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या है, वहां पर कंडीशन क्या बन रही थी कि उसके में कंडीशन ये बन रही थी कि भाई ए और आ था, ए और आ था, उसके बाद में क्या आ रहा था, इधर उ या उ आए या बड़ा उ आए, तो उस कंडीशन में हमारे को ओ बनाना था, उस कंडीशन में हमारे को ओ बनाना था। अब यहां पर देखो नेम इधर की बात करें तो ए और आ तो आ रहे, ए और आ तो आ रहे, जिसे हम विसर्ग यहाँ पर न लगाए तो ए और आ तो आ रहे, पर इधर क्या उ और उ आ रहे, नहीं आ रहे, उ और उ नहीं आ रहे। भाई देने का मतलब सवर संधि में तो दोनों और सवर ही आने चाहिए, यहाँ पर तो सवर नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो जैसे पहले की बात करें तो यहाँ पर वह आ रहा है, इसमें हलंत लगाएंगे तो ये तो व्यंजन हो गया, व्यंजन हो रहा है ना, तो कहने का मतलब इधर व्यंजन आ रहा है और इधर अब वो क्या है, स्वर आ रहा है। तो इसलिए अब इस कंडीशन में हमारे को यहाँ पर क्या है, इसके विसर्ग लगाना पड़ेगा और तपोवन, इस प्रकार आपका ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर ये संधि है वो कंप्लीट होगी। तो ओ किस कंडीशन में बनेगा, मैंने सवर संधि में जो गुण सवर संधि थी उसका भी आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि यहाँ पर इसको आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखो, अब देखिए कुछ अपवाद है, ए और आ है, उसके विसर्ग लगा, उसके बाद में अगर ई और बड़ा ई आ जाए तो केवल विसर्ग का लोप होगा। यस धन इच्छा, तो ई आ गया तो यस इच्छा हो गया, अतः धन एवं तो अतएव आ गया। इसके अंदर सिर्फ हमने विसर्ग को हटाया है, सिर्फ क्या हटाया, विसर्ग को हटाया, तो ये ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर घोष ध्वनि की बात नहीं हो रही है कि घोष ध्वनि है वो तो आ रही है भाई, घोष ध्वनि में हम समस्त स्वर आ रहे थे, पर ये कह रहा है कि उस एक अपवाद की बात करें। भाई घोष ध्वनि में हमने कहा था कि समस्त स्वर है, समस्त स्वर है, वो जब आएंगे तो हमारे को ओ बनाना है, पर ये अपवाद की बात हो रही है कि अगर विसर्ग के बाद में अगर ई और बड़ा ई दोनों आ जाए, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे को सिर्फ है ना इस कंडीशनों में ना ये सिर्फ है ना जो संधि वो जो नेम वो काम नहीं करेंगे, एक तो ए आ गया और एक ई आ गया, तो हमारे को क्या करना है, इसमें सिर्फ विसर्ग को ही हटाना, इसमें ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है यहाँ पर, और संधि में अपवाद चलते हैं, बहुत सारे उदाहरण है ऐसे जिसमें अपवाद होता है, तो यहाँ पर इसको आपको गिनार नहीं करना है। अब बात करते हैं ओ की संधि, आपको अच्छे से समझ में आ गई कि ओ किस प्रकार बनेगा, यानी ए आ के बाद में कोई भी घोष ध्वनि आएगी तो उसको हमारे को ओ बनाना है। अब रे कब बनेगा, दूसरा नियम है रे की संधि। तो हमारा उधर हमने ए और आ लिया था,
ए और आ लिया था, जिसके दोनों के क्या लगे हुए थे, विसर्ग लगे हुए थे। अब इस दूसरी कंडीशन में हमारे आगे वाले स्वर लेना, एक तो ई आ जाएगा जिसके विसर्ग लगा हुआ है, दूसरा हमारा बड़ा ई आ जाएगा जिसके भी विसर्ग लगा हुआ है, फिर हमारा उ आ जाएगा जिसके विसर्ग लगा है, और फिर बड़ा उ आ जाएगा जिसके विसर्ग लगा। इसके बाद में कोई घोष ध्वनि आए, उसके बाद में कोई घोष ध्वनि आए, ठीक है, तो घोष ध्वनि वही है, समस्त उसके अंदर क्या है, स्वर काम करेंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्गीय ध्वनि है वो होगा ये रे लव और है होगा, तो उसका हमारे को रे बनाना, उसका हमारे को रे बनाना। अब देखिए इसका रे बना कैसे। अब हमारे सामने उदाहरण आया, उदाहरण क्या आया, आविर्भाव। तो इसमें आपको सुविधा रहेगी शब्द को पकड़ने में कि सभी में रेफ वाला रे लगा हुआ होगा, सभी में क्या होगा, रेफ वाला रे लगा हुआ होगा। अब देख लीजिए रेफ वाला रे कौन सा होता है, जो ऊपर लगा हुआ जो रे होता है ना, तो देखिए आविर्भाव में है, बहिर्गमन में है, आयुर्वेद में है, यजुर्वेद में है, प्रादुर्भूत में, ज्योतिर्गमय में, आशीर्वाद में, तो सभी के अंदर क्या रेफ वाला रे लगा होगा। टुकड़े आपको वहीं करना है जहां रे लगा, उसके आगे वाले शब्दों को वहां पर टुकड़ा करके आपको लगा देना है। तो हमने जैसे मान लिया ये लिख दिया आवी, आवी, और ये हमारे पीछे रह गया भाव। अब जो ये है ना वो विसर्ग है, वो रे वाला है, रे का है, बस इतने ही टुकड़े करने, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है। बहिर्गमन में क्या हो जाएगा, ये इधर वही आ जाएगा, फिर रे उसका तो विसर्ग लगा देंगे, आगे हमारा गमन हो जाएगा, ठीक है, तो टुकड़े आपको वही करने, समझ में आ गया। अब इसके बने कैसे, तो हमने देखा नेम के अंदर के ई आए, छोटा आए या बड़ा आए, उसके बाद में विसर्ग हो, तो यहाँ पर देखो वी में से हम ई बार निकालते हैं तो छोटा ई है और विसर्ग लगा हुआ है। आगे भय आया है, भाव है तो भय आया, आ तो इसके अंदर क्या है, स्वर लगा हुआ है, बाकी भय ये संधि यहाँ पर बात हो रही है कि ई या बड़ा ई हो, उ या बड़ा उ हो, उसके बाद में कोई भी घोष ध्वनि आए तो भय आया है। तो भय आया तो भय कौन सी लाइन में आता है कि हमने पढ़ा, प फ ब भ मैं, प फ ब भ और मैं, तो यहाँ पर ये आ रहा है वर्गीय ध्वनियों की जो लास्ट वाला है, तो इसके अंदर हमारे को पता है कि तीसरी, चौथी और पांचवी ये है क्या है, घोष होती है, तो हमारा घोष व्यंजन आ रहा है। इसमें देख लो ग आ गया, तो क ख ग 3 नंबर का है, तो इसमें भी घोष आ रहा है। तो इसी प्रकार इसके अंदर ये हमारे उदाहरण है, जो सारे उदाहरण रे कब बनाना है, समझ में आ गया। शब्द देखते हैं, आप पकड़ लोगे कि इसके अंदर विसर्ग संधि होगी, क्योंकि ऊपर जिसके अंदर रे लगा हुआ होगा। अब रे की बात करें तो हमने पीछे गुण स्वर संधि में वापिस जाएं तो वहां और एक लफड़ा था, वो भी बता दूं आपको कि गुण स्वर संधि के अंदर महर्षि शब्द था, महर्षि शब्द था। अब इसके अंदर भी आप देख लो और आपका दिमाग काम ना करे कि ऊपर बताया था सर ने रे लगा हुआ हो तो उसमें आपको विसर्ग संधि कर देना, पर यहां पर क्या हो रहा था, टुकड़े जब करोगे महाधन ऋषि, ज्यादा से ज्यादा आपको उदाहरण देखने पड़ेंगे, महाधन ऋषि, तो यहां पर क्या है, इधर सवर आ रहा है, इधर सवर आ रहा है, इधर भी सवर आ रहा है, दोनों ओर सवर आ रहे, तो उस कंडीशन में हमारे को ये क्या करना है। रही बात, अब बात करें हम यहाँ पर कि भाई सवर आ रहा है तो इसमें भी तो आ रहा है सवर, इसमें भी सवर आ रहा है। दूसरी बात इधर की घोष की बात करें तो ये री जो समस्त सवर है वो घोष होते हैं, परंतु दिक्कत क्या है कि रे कब बनता है, यानी वो तो ए और आ जब आए और उसके बाद विसर्ग हो तब तो ओ बनाना है। अब हमारे को यहाँ पर आ आया है, तो आ आया तो हमारे तो उसमें नेम तो ये कह रहा है विसर्ग में कि उसका तो ओ बनाना है, सिर्फ रे कब बनेगा कि इस साइड का नियम है कि उस और या तो दोनों ई आएंगे छोटा या बड़ा, या फिर दोनों उ आएंगे छोटा या बड़ा, उस कंडीशन में बनेगा। तो ये भी बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, और ये कब, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उस, सिर्फ आपको डिजाइन देखी शब्द की और आपने सर ने बताया था कि ऊपर रेप लगा हुआ तो उसके अंदर विसर्ग कर देना, ऐसा भी नहीं करना है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये हमारे शब्द बनेंगे कि रे की कंडीशन ये होगी। आगे देखो, सारे उदाहरणों को मैं बताऊं कोई मतलब नहीं निकलता, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। उदाहरण आपको खुद से जितना ज्यादा है अभ्यास है खुद से करना पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट समझ लो आप कि किस प्रकार करना। वैसे भी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इतना डीपली बताने की भी कोई जरूरत नहीं है कि आप छोटे बच्चे नहीं हो कि भाई छोटे एलकेजी यूकेजी आप चौथी पांचवी के बच्चे हो तो आपको बारीकी से सारी चीजें बताई जाए। आप खुद समझदार हो और समझ लेते हो कि भाई किस प्रकार करना है, एक दो उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको अभ्यास खुद से करना पड़ेगा, जितना ज्यादा खुद अभ्यास करोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे से निखार आएगा। आगे देखो कि से किस कंडीशन में बनता है। से की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि तीनों ही से होगा, तो इधर तो विसर्ग होगा,
इधर तो विसर्ग होगा। अब इधर क्या होगा, तालव्य ध्वनि आएगी। विसर्ग के बाद में कोई भी तालव्य ध्वनि आ जाए तो उसका हमारे को तालव्य ध्वनि कौन सी होती है, च होता है और स होता है, ये तालव्य स है, तो उसका हमारे को तालव्य ही बनाना है, तालव्य ही बनाना है। विसर्ग का क्या करना है, तालव्य स बना देना। तो देखो आ गया और आ के बाद में विसर्ग है, तो ये जो चल रही है देखो यहाँ पर सब में क्या होगा, डबल आएगा। तालव्य व्यंजन सभी में जगह डबल दिखाई देगा। देखो तय के बाद में जो स आया ये भी तालव्य और च वो भी तालव्य। तो इस प्रकार आप उदाहरण को पकड़ लोगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आ इसके विसर्ग लगा देना और फिर आगे चर्य शब्द रह जाएगा, चर्य शब्द रह जाएगा। कहने का मतलब जो भी उदाहरण देखोगे तो उसके अंदर आपको तालव्य व्यंजन नजर आएंगे। फिर दूसरा जो स है, तीनों स बनेंगे, तो दूसरा स किस कंडीशन में बनेगा, दूसरे स की हम बात करें तो दूसरा स यहाँ पर देखो विसर्ग है, विसर्ग आएगा, उसके बाद में कोई मूर्धन्य ध्वनि आ जाए, तो मूर्धन्य ध्वनि एक तो ट होती और एक स, ये अगर आ जाए तो उसका हमारे को मूर्धन्य से ही बनाना है। जिस प्रकार धनुधन टंकार, तो इसके अंदर डबल देखो मूर्धन्य ध्वनियां दिखाई देगी, स वाला भी मूर्धन्य है और ये ट वो भी मूर्धन्य, तो सब डबल दिखाई देगी। तो इसका हमारे को क्या करना, आगे जो स आएगा बीच में, तो धनुधन टंकार हमने इसके टुकड़े किए, तो इस विसर्ग का जो स है वो ये स बनाना है, ये स बनाना है। फिर विसर्ग के बाद में दंत्य ध्वनि आ जाए तो ये तय और ये स, या तो इसमें देखो डबल दिखाई, ये रहा, ये स जो भी दंत्य और तय वो भी दंत्य, तो यहाँ पर हमने नमय लिखा, इस नमय का इस स का विसर्ग बना दिया और बीच से तय रह गया नमस्ते। इस प्रकार जो शब्दों को आप बीच में से देखोगे तो वहां पर डबल आपको है वो दंत्य होगा तो दंत्य दिखाई देंगे व्यंजन, तो तालव्य होगा तो तालव्य और मूर्धन्य होगा तो मूर्धन्य। इस प्रकार करके हमारे को इसमें स है वो बनाना है। आगे देखो अतः सलीला की बात करें तो देखो डबल से आ गए, दोनों ही दंत्य है, तो अतः बस और विसर्ग लगा देना, इस स का जो हलंत वाला स है उसका विसर्ग हो जाएगा, आगे सलीला शब्द बच गया। अब देखो चौथा जो नियम है वो कह रहा है कि अ के बाद में अगर क या प आ जाए, अ के बाद में क या प आ जाए तो उस समय विसर्ग का हमारे को स बनाना, कौन सा स बनाना, ये दंत्य स है, ये कौन सा है, दंत्य स, दंत्य से ही बनाना है। उदाहरण देखिए जैसे नमैदनकार, ये तो हमने टुकड़े कर लिए। अब जो नमस्कार आया तो इसके अंदर जो स कौन सा लेंगे, तो देखिए ये आ गया अ, नेम में कह रहा है अ या आ के बाद में क आ जाए या प आ जाए तो हमारे क आ रहा है, तो इसलिए हमारे को स कौन सा लेना, दंत्य से लेना, नमस्कार शब्द इसी प्रकार लिखा जाएगा। हम इस नमस्कार को इस प्रकार नहीं लिख सकते, ये नमस्कार वो गलत हो जाएगा। क्यों, क और प के बाद में अगर ये आए तो ऐसा बनाना है। पुरधनकार तो पुरस्कार इस प्रकार लिखा जाएगा। आगे दूसरा नेम देखो, वो तो था ए और आ के बाद में, अब आ रहा है ई या उ के बाद में आ जाए क प या मैं, तो उस समय हमारे को स ये बनाना है। यानी ए और आ के बाद में क और प आए तब तो हमारे को स कौन सा बनाना है, ये दंत्य बनाना है। और अगर ई या उ के बाद में कोई क प या मैं आए तो उस समय हमारे को स है वो मूर्धन्य बनाना है। जैसे आविधनकार तो आविष्कार होगा क्योंकि यहाँ पर ई आया है, वही धनकृत तो वही, तो यहाँ पर बहिष्कृत, इस प्रकार वपुधनमान तो वपुष्मान इस प्रकार होगा। वपुष्मान का मतलब सुंदर होता है, ये बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर। आगे मैंने नोट के अंदर कुछ अपवाद लिखे हैं, कुछ अपवाद लिखे, मनोधन कामना, अधे पतन, पयेपान, प्रातःकाल, इसके अंदर कोई भी संधि नहीं है, ये इसी प्रकार लिखे जाते। ये जिसको मनोकामना लिखते हैं, मनोकामना, मनोकामना, तो ये शब्द है वो क्या है, इस प्रकार नहीं लिखा जाए, उसे मन कामना ही होता है, मनोकामना ये अशुद्ध शब्द है। तो ये मन कामना, अदे पतन, पयेपान, प्रातःकाल, इसके अंदर कोई संधि नहीं है, इस प्रकार ही लिखा जाता है, इसके अंदर जो विसर्ग लगे हुए रहते हैं। तो आपको अच्छे से मैंने संधि है, सवर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसको अच्छे से मैंने समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम जो संधि के बाद में हमारा समास वाला टॉपिक है वो टॉपिक है हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।